वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। जैसा कि फिजिक्स में मोशन का आज दूसरा क्लास है। यदि आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिएगा, तब आप लोग ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को पिछले क्लास में एक्सीलरेशन तक बता दिए थे, और एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, यानी त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिए थे, यानी कि A बराबर V माइनस U बाय टी, या फिर इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख चुके थे, V बराबर U प्लस AT। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चंस बताना बाकी था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि एक कार की चाल 7 सेकेंड में 35 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 84 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि दिया क्या क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए, चाल 7 सेकेंड दिया हुआ है। एक कार की चाल 7 सेकेंड में, यानी कि समय दिया हुआ है यहाँ पे, यानी समय क्या है, t इक्वल टू 7 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है 35 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 84 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि पहले जो किसी भी वस्तु का गति था उसको क्या बोलते थे, प्रारंभिक गति, तथा बाद में जो जहाँ पे पहुँच जाती है गति, उस गति को क्या बोलते हैं, अंतिम गति या फिर अंतिम वेग। तो प्रारंभिक गति को किससे निरूपित करते थे, u से, और u बराबर कितना है दिया हुआ, 35 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और देखिए अंतिम वेग को किससे निरूपित करते थे, v से, और v दिया हुआ है कितना, 84 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, अभी तुरंत आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, v बराबर u प्लस AT। इससे a का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a बराबर v माइनस u बाय टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर u प्लस AT। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 84 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 84 लिख देते हैं। u का वैल्यू कितना है, 35, 35 प्लस a का वैल्यू निकालना है आपको, और t का वैल्यू यानी समय दिया हुआ है कितना, 7 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये इधर प्लस में, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो क्या किस में चल जाएगा, माइनस में, यानी कि 7a इक्वल टू 84 माइनस 35, कितना आएगा यहाँ से, 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी 7a बराबर 49, a से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, a इक्वल टू यानी त्वरण कितना आया, 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार की चाल 75 मीटर प्रति सेकेंड थी। ठीक, उसे ब्रेक लगाकर रोक दिया गया, वो भी 15 सेकेंड में रुक जाती है, तो मंदन ज्ञात करें। आपको बताए थे कि जो कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, एक कार की चाल कितना, 75 मीटर प्रति सेकेंड थी, यानी कि थी का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 75 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रारंभिक वेग को किससे निरूपित करते थे, u से, u इक्वल टू 75 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। फिर देखिए, और समय दिया हुआ है, ब्रेक लगाने पर कितना देर के बाद रुक जाती है गाड़ी, 15 सेकेंड के बाद, तो समय दिया हुआ है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड। ठीक है,
अब देखिए कोई भी वस्तु या फिर हम जैसे चलते रहते हैं और रुक जाते हैं, रुकने के बाद क्या होती है, वेग क्या हो जाता है या फिर चाल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से गाड़ी जब भी रुकेगी तो उसके बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य। और अंतिम वेग को किससे निरूपित करते हैं, तो v से निरूपित करते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य। ठीक है, यानी कि त्वरण पूछ रहा है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन पूछ रहा था। फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, a बराबर v माइनस यू बाय टी होता है। v का वैल्यू 75, सॉरी v का वैल्यू यानी अंतिम वेग कितना है, शून्य, माइनस u यानी प्रारंभिक वेग कितना है 75 यानी 75 बटा समय दिया हुआ है 15, यानी कि ये कितना आ जाएगा -75 बटा 15, 15 या 75, यानी कि या तो हम तुरंत इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तुरंत हो जाएगा। या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -5 हटा दीजिए, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मंदन। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको सीख गए होंगे, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखाइए, 30 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। ठीक है, बनाइए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा क्वेश्चन। अब हम एक बार बना देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, भवन से गिर रहे एक वस्तु का वेग 10 सेकेंड बाद क्या होगा। यानी कि किसी भी, मान लीजिए कहीं से, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे मेरा हाथ को भवन यदि मान लेते हैं हम अपने हाथ को, यहाँ से जैसे ही किसी वस्तु को गिराएं, उसके बाद गिराने के बाद, यहाँ से गिरने के बाद वस्तु का वेग 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु को किसी भवन से जैसे ही गिराएंगे तो उस समय उसका वेग, प्रारंभिक वेग क्या होगा, जैसे उस समय तो वह वस्तु क्या किस में रहेगा, किस अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। और विराम अवस्था में किसी भी वस्तु का वेग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे ही यहाँ से गिरा है तो इस समय इस वस्तु का वेग क्या होगा, शून्य। शून्य यानी कि यह अभी किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। ठीक है, यहाँ से जैसे ही गिराएंगे तो इसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब जिस समय गिराएंगे वस्तु को, उस समय वस्तु का वेग यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि प्रारंभिक वेग को u से निरूपित करते हैं, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य। और देखिए समय दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड। ठीक, अब पूछ रहा है अंतिम वेग के बारे में पूछ रहा है, यानी 10 सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। यानी कि अंतिम वेग पूछ रहा है, यानी कि v बराबर वाट, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक चीज और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस AT। यहाँ से देखिए u दिया हुआ है और t दिया हुआ है, दो चीज नहीं दिया हुआ है। एक v यानी कि अंतिम वेग नहीं दिया हुआ, ये तो निकालना ही है, और त्वरण भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी जैसे चार डिजिट का यदि कोई इक्वेशन रहता है, ठीक है, 4 वेरिएबल का कोई इक्वेशन होता है, तो कोई 3 चीज दिया रहे तब हम चौथा चीज या फिर चौथा वेरिएबल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी वस्तु को, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा नोट में, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंके या फिर ऊपर से नीचे की ओर गिरे, उस समय उस वस्तु का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाती है।
यानी कि वस्तु को ऊपर फेंकने या नीचे गिराने पर वस्तु को ऊपर फेंकने या नीचे गिराने पर वस्तु का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि वस्तु को या ऊपर फेंके या फिर नीचे गिराए तो उस समय वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि वस्तु का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि नोट में लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, क्या करें, ऊपर की ओर फेंके, वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर देखिए वस्तु को जैसे ही ऊपर की ओर फेंकेंगे और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। और हम वस्तु को किस ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर खींचेगी और वस्तु ऊपर की ओर जाएगा। इस समय वस्तु का जो त्वरण होगा, वस्तु का त्वरण यानी ए, ये हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का निगेटिव फोर्स लगेगा, यानी कि ए इक्वल टू माइनस जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू माइनस जी का, और जी का वैल्यू कितना होता है माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर लगभग 10 माइनस में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए का वैल्यू हो सकता है ये, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, दूसरा ये हो सकता है जब वस्तु नीचे की ओर गिरे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, वस्तु को नीचे गिराने पर जब वस्तु को नीचे गिराएंगे तो उस समय देखिएगा वस्तु अपने वेग से भी नीचे गिरेगी और दूसरा फोर्स लगेगा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, दोनों जुट के क्या हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा स्पीड क्या करेगी, वह वस्तु को बढ़ाते जाएगी, जिसके कारण इस समय क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू यानी वस्तु का त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, और यहाँ से ए इक्वल टू इसका वैल्यू लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि 10 सेकेंड बाद, यानी क्या कह रहा है, भवन से गिर रहे वस्तु का वेग 10 सेकेंड के बाद क्या होगा। जब वस्तु गिर रही है, अभी तुरंत बताएं आपको, जब वस्तु नीचे की ओर गिरे तो ए जी के बराबर हो जाएगा, यानी पॉजिटिव जी के, धनात्मक जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से त्वरण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अंतिम वेग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं, v बराबर, यहाँ पे बता देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v यानी अंतिम वेग तो निकालना ही है आपको। और प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 0 प्लस त्वरण, यानी कि त्वरण ये, यानी त्वरण कितना है 9.8 इंटू समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, बराबर लिख सकते हैं इसको 98
मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंतिम वेग। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वृत्तीय गति। गति यानी कि सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होती है? किसी भी वृत्तीय पथ पर, किसी वस्तु का वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाना या गति करना ही वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, यह एक वृत्तीय पथ है और कोई व्यक्ति इस पे यहाँ से चक्कर लगा रहा है, इस पथ पर इस तरीका से चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो गति होगा वो कैसा गति होगा? वृत्तीय गति। ठीक है, इसका गति कैसा हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले वस्तु का वेग या गति वृत्तीय गति कहलाती है। गति कहलाती है। देख सकते हैं, यानी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले वस्तु का वेग या गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, इस समय इस वस्तु का वेग की दिशा किस ओर होगी? इस ओर होगी। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है यदि, तो इस समय इसकी दिशा किस ओर होगी? ऊपर की ओर होगी। इस समय यानी कि दिशा प्रत्येक बिंदु पर वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की दिशा क्या होती है? बदलते रहती है। वस्तु के गति की दिशा बदलते रहती है। यानी इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, वृत्तीय गति में वस्तु के गति की दिशा बदलते रहती है। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज, एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे कोई भी व्यक्ति या फिर लड़का, जैसे फील्ड कैसा होना चाहिए? गोलाकार फील्ड में जैसे चक्कर लगाता है या फिर दौड़ता है, तो उसकी गति कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं कोणीय वेग। चलिए कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा कोणीय वेग क्या होती है? किसी भी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण बनाने में जो समय लगता है उसके अनुपात को
कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए यह एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर इसके केंद्र पर यानी सेंटर पे मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, कि थीटा कोण बना रहा है। यानी कि थीटा कोण वृत्ताकार पथ पर वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाने की दर को ही क्या कहते हैं, वृत्तीय यानी कि कोणीय वेग कहते हैं। यानी थीटा मान लीजिए टी समय में बना रहा होगा, कितना समय में, टी समय में। यहाँ से चल के वस्तु क्या हुआ, यहाँ से वस्तु चला और यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। दोनों के बीच थीटा कोण एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, और कितना समय में, टी समय में। इसी के अनुपात को हम कोणीय वेग कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कोणीय वेग बराबर थीटा अपॉन टी, ठीक है। अब देखिए कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है, ओमेगा से, कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा बाय टी, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हो गया थीटा एंगल। मान लीजिए कोई वस्तु, ये जैसे वस्तु है, एक पूर्ण चक्कर लगाए, क्या करे, एक पूर्ण चक्कर लगा ले। एक पूर्ण चक्कर यदि कोई वस्तु लगाती है तो केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे यानी किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में, ठीक है, एक पूर्ण चक्कर में कितना डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 360 अपॉन टी, ठीक है। अब देखिएगा 360, एक चीज हम लोग पढ़ के आए होंगे कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 × 180 अपॉन टी। अब 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन, यानी कि पाई लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। यहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। और यदि इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा। अब देखिएगा पाई यानी एंगल का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और दिया हुआ मिलता है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लाइनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों के बीच संबंध यदि पूछ दिया जाए तो क्या होता है, v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि v इक्वल टू क्या हो गया है, रेखीय वेग, ठीक। ओमेगा का मतलब हो गया कोणीय वेग, ठीक है। और आर का मतलब क्या हो गया, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या,
लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। गति के समीकरण अब देखिए, गति का समीकरण, गति का कुल 4 समीकरण होते हैं जिसको गैलीलियो साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गति के 4 समीकरण दिए थे। ठीक है, पहला समीकरण आप लोगों को बता चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, और तीसरा समीकरण होता है तीसरा समीकरण हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3 इक्वेशन हो गया था। चौथा इक्वेशन एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 होता है। ठीक है, जहाँ पे एस टी बराबर क्या हो जाएगा? ट्यूवें सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ट्यूवें सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। दूरी यानी कि st का मतलब क्या हुआ? ट्यूवें सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि प्रारंभिक वेग दिया हो, त्वरण दिया हो, समय दिया हो, तो आप अंतिम वेग निकाल सकते हैं। दूसरा है, यदि विस्थापन दिया हो, त्वरण दिया हो और प्रारंभिक वेग दिया हो, तभी आप क्या कर सकते हैं? अंतिम वेग निकाल सकते हैं। या फिर अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग तथा त्वरण दिया हो तो आप विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यानी कि प्रारंभिक वेग, समय तथा त्वरण दिया हुआ हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? वस्तु कितनी दूरी तय की है या फिर करेगी। ठीक है, वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस पे अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तो 10 सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि दूरी पूछ रहा है। दूरी का कितना फॉर्मूला है यहाँ पे? मात्र 2 फॉर्मूला। एक हो गया ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इसमें दूरी का है, यानी कि s है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए, कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि विराम से जब कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करे तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी कि u इक्वल टू क्या है? 0। ठीक, अब देखिए 10 सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई, यानी समय दिया हुआ है t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, और त्वरण भी दिया हुआ है, कितना है? 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और तय की गई दूरी यानी s पूछ रहा है, ये क्या होगा? ठीक है, इसके लिए कौन सा इक्वेशन आएगा? समय दिया हुआ, u दिया हुआ है, t समय दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है और s पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन को बैठा कर निकाल सकते हैं।
यानी कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए u यानी प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य। तो शून्य से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू, होल वैल्यू क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। प्लस हाफ a का वैल्यू कितना है 12, और समय का t कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा टू होल, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 100 बराबर 600 मीटर आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर को मीनार से गिरने में 10 सेकेंड लगता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात कर पूछ रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से गिरा है, ठीक, यहाँ से गिरा और 10 सेकेंड में क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, जैसे ही नीचे गिरा तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस का मतलब जो दूरी तय किया। तो यदि दूरी निकाल लेते हैं, नीचे गिराएंगे तो जो दूरी तय करेगी वही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s यानी कि विस्थापित दूरी के बराबर हो जाएगा इसका ऊंचाई। ठीक, अब दिया क्या हुआ है, मीनार से गिरने में 10 सेकेंड का समय लगता है। समय दिया हुआ है t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, अब देखिएगा इसमें जब वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि a इक्वल प्रारंभिक वेग यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य। अब देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अंतिम वेग निकालना पड़ेगा। अंतिम वेग निकालने के लिए निकाल लेते हैं पहले, यानी कि v इक्वल टू, उससे पहले a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन। आपको हम पीछे बता चुके हैं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर फेंका जाए तो उस समय वस्तु का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिर रहा है, यानी कि g के बराबर, यानी कि लगभग ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके लिए देखिए कौन कौन सा इक्वेशन, यानी t दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है। इसके लिए कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, सेम इसी इक्वेशन पे आ जाएगा, यानी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर पे। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य, तो ये भी शून्य हो जाएगा, प्लस हाफ a का वैल्यू 10 और t का वैल्यू कितना है, इसका भी वैल्यू 10 ही है, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ये तो होल 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ काट दीजिए 5 इंटू 100, यानी कि 500 मीटर क्या होगी, भवन की ऊंचाई होगी। भवन की ऊंचाई या फिर मीनार की ऊंचाई कितना है, 500 मीटर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा होगा। यदि इस क्लास से कुछ सीखे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।